नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अभी तक हमने पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1 में परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2 में कि मोनोपोली जो मार्केट सिचुएशन है वो क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोनोपोली जो शब्द है उसका सबसे पहले यूज किसने किया। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में सर एडवर्ड कॉक ने इसको जो है फर्स्ट टाइम इसको यूज किया। ठीक है, उसके बाद जो है 18वीं शताब्दी में सैमुअलसन जॉनसन ने जो है इसको आगे डेवलप किया। फिर उसके बाद है मोनोपोली जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड मोनोपोलिन से, जिसका मीन्स होता है एक्सक्लूसिव सेल। एक्सक्लूसिव सेल मीन्स बिक्री का एकमात्र अधिकार होना, कि यहाँ पे किसी को भी एक व्यक्ति को केवल बिक्री का एकमात्र अधिकार है, यानी कि केवल जो है वन सेलर यहाँ पे होता है। फिर है मोनोपोली की डेफिनेशन कि मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन in which there is a single seller, there are no close substitute for commodity it produce, there are barrier to entry। कि यहाँ पे मार्केट सिचुएशन में केवल एक सिंगल जो है वो सेलर होता है और इसके अलावा वो जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसका कोई भी जो है सब्सटीट्यूट्स यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ पे किसी दूसरी फर्म को एंट्री करने पे भी मनाही होती है। फिर इसके बाद करते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। फर्स्ट है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, कि यहाँ पे केवल एक सेलर होता है, कि एक सेलर है वही अपनी वस्तु को बेचेगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं जबकि खरीदने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फिर हम मोनोपोली इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री, कि मोनोपोली जो है उसमें फर्म या फिर इंडस्ट्री में जो है कोई भी डिफरेंस जो है नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फर्म ही इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री फर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति का केवल एक जो है अधिकार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द फर्म, कि यहाँ पे फर्म को एंट्री करने के लिए रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई है, कि कोई भी जो बाहर से कोई दूसरी फर्म है वो इसमें एंटर नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद है नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, इसके अलावा जो भी ये वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं उन वस्तुओं का कोई भी सब्सटीट्यूट्स नहीं होता है, कि हम जो है उन वस्तुओं को एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जो है प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। सिर्फ इनकी जो वस्तु होगी वो एकमात्र ऐसी वस्तु होगी जिसका हम इनसे लेके यूज कर सकते हैं। फिर है प्राइस मेकर, कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर यानी कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस खुद डिसाइड करता है। फिर उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कीमत विभेद, कि अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमतें लेना, ये कीमत विभेद कहलाता है, यानी कि प्राइस जो है डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, कि अलग अलग व्यक्ति होंगे और उनसे अलग अलग जो है प्राइस लिए जाएंगे। फिर है एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, कि यहाँ पे जो सप्लाई कर्व होता है वो ईजिली नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब अलग अलग लोगों से अलग अलग जो है अलग अलग क्वांटिटी से अलग अलग प्राइस जो है यहाँ पे लिए जाएंगे तो उनका सप्लाई कर्व जो है बनाना ईजी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है मोनोपोली इक्विलिब्रियम। अब मोनोपोली इक्विलिब्रियम टू टाइम पे डिपेंड करता है, एक शॉर्ट रन पीरियड और एक जो है लॉन्ग रन पीरियड। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, इसमें जो है मेनली 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड होता है नॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड होता है मिनिमम लॉस। जबकि लॉन्ग रन जो इक्विलिब्रियम है उसमें अंडर मोनोपोली उसमें जो है एक सिचुएशन होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, और सिर्फ मोनोपोली ही ऐसी जो है मार्केट सिचुएशन है जिसमें कोई भी फर्म जो है लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही होती है। अब उसके बाद फर्स्ट करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब शॉर्ट रन जो है पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम जो अपनी मशीनरी या फिर प्लांट जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन होगी हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है कि AR जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए AC, MC इज इक्वल टू MR और MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ देखते हैं
कैसे फुलफ़िल होती है। फर्स्ट कंडीशन है कि ए आर जो है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। ये हमारा ए आर है, ये ए आर, और ये जो है हमारा ए सी है। ए सी यहाँ पे कम है और ए आर जो है वो ज़्यादा है, तो ये पहली कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है। फिर उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन कि एम सी जो है एम आर के बराबर होना चाहिए। अब ये हमारा एम आर है, यहाँ पे हमारा एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए। एम सी के बराबर होगा और ये नीचे से कट करेगा, तो यहाँ पे मेनली जो है ई पॉइंट पे कोई भी फर्म जो है ई से ले ई पॉइंट पे ये दोनों जो सिचुएशन वो कंप्लीट हो जाती हैं और हमारा प्राइस वहाँ डिसाइड होगा जहाँ पर ये जो है ऊपर जाके ए आर वक्र को काटेगा। ए आर वक्र को जहाँ पे टच करेगा वहीं पे हमारा प्राइस डिसाइड होगा और वहीं पे हमारी जो है क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एक फर्म जो है वो पी ए एन और P1 जो है वो अर्न करती है। तो मेनली हम जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं कि ए आर माइनस में ए सी। अब ए आर यहाँ पे है हमारा ए क्यू माइनस ए आर हमारा ए क्यू है, जबकि जो ए सी है वो हमारा क्यू एन है। तब इनको माइनस किया जाएगा तो हमारा आ जाता है, तो हमारा ए एन जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो कोई भी फर्म जो है वो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ए एन के बराबर जो है वो अर्न करती है। फिर इसके बाद है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है कि ए आर इज इक्वल टू ए सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम सी कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। अब यहाँ पे हमारी जो ए सी है, हमारी ए सी हमारे ए आर के बराबर है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो जाती है कि ए सी जो है ए आर के बराबर होती है। दूसरी कंडीशन है कि एम सी जो है एम आर के बराबर होनी चाहिए, एम सी इज इक्वल टू एम आर होनी चाहिए और ये नीचे से कट करने वाली होनी चाहिए। ये नीचे से कट करने वाली होगी तो यहाँ पे जो है ई पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, जो कि ऊपर जाके ए आर पॉइंट पे मिलाएंगे तो हमारा जो है प्राइस डिसाइड हो जाएगा। और ए पॉइंट पे कोई भी फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एवरेज जो रिवेन्यू है उसकी एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है मिनिमम लॉस। अब मिनिमम लॉस की कंडीशन है कि ए आर लेस देन ए सी की एवरेज रिवेन्यू जो है वो कम होगा हमारी एवरेज कॉस्ट से, और ए वी सी इज इक्वल टू ए आर, एम आर इज इक्वल टू एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। तो फर्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पे ए सी, ये हमारी ए सी है, ये हमारी ए सी है, ए सी ए सी हमारे ए आर से ज़्यादा है, ए सी ग्रेटर दैन ए आर। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ए वी सी, ये हमारी ए वी सी है, ए वी सी ए आर के बराबर होती है, सेकंड कंडीशन। फिर थर्ड जो है एम आर, इसको एम आर जो है एम सी के बराबर हो और एम सी का जो है उसको नीचे से काट रहा हो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके हमारा प्राइस डिसाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो है मिनिमम लॉस की सिचुएशन आएगी, जो कि बी ए है। बी ए जो है हमारी मिनिमम लॉस की सिचुएशन है। अब यहाँ पे लॉस निकालने का एक फॉर्मूला है कि ए सी माइनस में ए वी सी। अगर ए सी में से ए वी सी माइनस कर दिया जाएगा तो उससे जो है हमें कितना लॉस होता है वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ए सी हमारा बी क्यू, जबकि हमारा ए वी सी है ए बी ए क्यू, और तो हमारा लॉस आ जाएगा बी ए। तो बी ए जो पार्ट है, ये बी ए पार्ट, यही हमारा जो है मिनिमम लॉस होता है। कोई भी फर्म जो है वो इतना मिनिमम, कोई भी मोनोपोलिस्ट जो है इतना मिनिमम लॉस उठा रहा होता है। तो ये थी मिनिमम लॉस की कंडीशन। अब इसके बाद है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर
मोनोपोली। लॉन्ग रन सिचुएशन में कोई भी फर्म जो होती है वो अपने सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर सकती है। और मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे कोई दूसरी फर्म जो है वो एंटर यहाँ पे नहीं कर सकती है। जब कोई दूसरी फर्म एंटर नहीं कर सकती है तो इस वजह से कोई भी जो मोनोपोलिस्ट होता है वो लॉन्ग रन में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को अचीव करे रहता है, यानी कि सुपर नॉर्मल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे बनी रहती है। तो सुपर नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है कि AR ग्रेटर देन AC, MR इज इक्वल टू MC और MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे हमारा AC ये हमारे AR से कम होना चाहिए, AC हमारा AR से कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि MC MR को नीचे से काट रहा हो और ये दोनों भी आपस में किसी पॉइंट पे इक्वल होने चाहिए। तो E पॉइंट पे दोनों जो है इक्वल हैं और यहाँ पे ये हमारा जो है प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो जाते हैं। तो कोई भी फर्म जो है अब यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाएगी वो होगा हमारा MQ माइनस MQ माइनस NQ। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा MN। तो कोई भी फर्म जो है MN के बराबर यहाँ पे प्रॉफिट जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। तो टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारा होगा PMNP1। तो ये जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में जो है अचीव कर रहा है। तो अब इसके बाद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। तो ये जो है एक मेन कंसेप्ट होता है मोनोपोली में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले जो ये स्टेप था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रोफेसर पीगू ने दिया था अपनी बुक इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर में। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर स्ट्रिक्टली टू द प्रैक्टिस बाय अ सेलर टू चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर ऑफ द सेम गुड्स। कि यहाँ पे क्या होगा कि एक जो मोनोपोलिस्ट होता है अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग जो है प्राइस वो लेता है, अलग अलग गुड्स के अलग अलग प्राइस लेगा, तो वो होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। फर्स्ट है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होगा कि यहाँ पे वो अपनी गुड्स के अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्राइस जो है वो ले रहा है। फिर उसके बाद है जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भौगोलिक कीमत विभेद। तो इसमें क्या है कि वो अलग अलग स्थानों के आधार पर, ठीक है, अलग अलग प्लेस होंगे तो उन पे अलग अलग प्राइस लेगा। अलग अलग प्लेस होने पर जब अलग अलग प्राइस लिए जाएंगे तो उसको जियोग्राफिकल प्राइस जो है डिस्क्रिमिनेशन बोला जाएगा। फिर थर्ड पार्ट है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। जब यूज के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों से अलग अलग प्राइस लेता है तो उसे बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। फिर वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, कि अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। मान लीजिए कि दिन में कुछ प्राइस लेता है, रात को कुछ प्राइस लेता है, नेक्स्ट डे कुछ प्राइस लेता है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना ही जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम जो है हो जाता है। कि इसमें जो हम कीमत विभेद कर रहे हैं वो समय के अनुसार कर रहे हैं। फिर इसके बाद है कि डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पहले होता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री में मेनली ये होता है कि वो अपनी एक यूनिट की अलग अलग जो है प्राइस लेगा। तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा कि एक ही यूनिट है उसकी डिफरेंट जो है प्राइस यहाँ पे ले रहा होता है। फिर उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकंड डिग्री में मेनली वो जो है अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग जो है प्राइस ले रहा होता है। फर्स्ट में एक यूनिट थी, अलग अलग प्राइस ले रहा था। सेकंड में अलग अलग यूनिट्स होंगी और उनकी अलग अलग जो प्राइस वो यहाँ पे ले रहा होगा। फिर उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थर्ड डिग्री। तो मेनली जो थर्ड डिग्री होती है उसमें
वो अपने जो उसका टोटल मार्केट होता है उसको वो कुछ जो ग्रुप्स में बांट देता है, और जब उसको 2 या 3 या 4 जो है ग्रुप्स में बांट देता है तो उन सभी ग्रुप से जब वो अलग अलग कीमतें वहाँ पे लेता है तो उसको बोला जाएगा थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये होगा हमारा थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। और मेनली जो कंडीशन होती है ज़्यादा टाइम जो है वो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन की ही पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ इनिशियल कंडीशन होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। अब कि अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं तो हमारी जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, यानी कि हम अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्राइस आसानी से ले सकते हैं। तो फर्स्ट है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर, कि वहाँ पे मोनोपोली जो पावर है वो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है एकाधिकारी है ही नहीं, आसानी से कोई दूसरी फर्म भी साथ में आ जाती है, एंटर कर जाती है उसके अंदर, तो पहले जो है ये ज़रूरी है कि वो एक मोनोपोलिस्ट हो, यानी कि उसके पास जो है मोनोपोली पावर हो, केवल एक ही जो है वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए, तभी जो है वो किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस ले सकता है। फिर सेकंड है कि सेपरेट मार्केट, कि उसके लिए जो है केवल एक मार्केट ही नहीं चाहिए होता, इसके लिए हमें 2 या 3 मार्केट जो है वो आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए। जब 2-3 मार्केट आसानी से अवेलेबल होंगे तो दोनों तीनों मार्केट में हम आसानी से अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। फिर थर्ड होता है कि डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अलग अलग जब डिफरेंट जो मार्केट होंगे उनमें भी इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है अलग अलग होनी चाहिए। कहीं पे वो इनइलास्टिक होनी चाहिए, कहीं पे जो है वो इलास्टिक होनी चाहिए, ठीक है, मोर इलास्टिक होनी चाहिए। तो इस वजह से जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अलग अलग होगी तभी जो है वो अलग अलग प्राइस वहाँ पे ले सकता है। फिर उसके बाद फोर्थ है कि नो पॉसिबल ऑफ रीसेल, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। तो मेनली क्या है कि दोबारा से सेल करने की, पुनः बिक्री करने की उसके पास जो है कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी जो है उसकी वस्तु के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कोई दूसरे व्यक्ति जो है सस्ते बाज़ार से खरीद के महंगे बाज़ार में बेच सकते हों। तो ऐसी जो कंडीशन है, यानी कि रीसेल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मोनोपोली मार्केट क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, उनके लिए कंडीशंस क्या है, उनमें इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।